हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ हैं और अपनी एजुकेशन के ऊपर आपने अपना ध्यान बनाए रखा है। हमारा जो आज का सब्जेक्ट है वो है संगठनात्मक व्यवहार, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, और जिसके अंदर हम समझेंगे अबोध की प्रकृति अथवा विशेषताएं, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द परसेप्शन। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है, यूजफुल लगता है, तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये मेरी ऐप है एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। ये काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट फ्री प्रोवाइड करती है, जो कि इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल होते हैं। इनका लिंक जो है मैं आई विल बी शेयरिंग द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसी तरह संगठनात्मक व्यवहार का जो कोर्स है वो भी इसके अंदर अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं परसेप्शन का मतलब क्या है, अवबोध का मतलब क्या है। देखो, अवबोध का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज को या घटना को या किसी व्यक्ति को किसी विशेष दृष्टिकोण से देखते हैं या समझते हैं। अवबोध अथवा सोच का अर्थ है किसी बात को किसी विशेष दृष्टिकोण से समझना अथवा सोचना। जैसे कि अभी बजट आया है तो हर व्यक्ति की जो राय है उसके बारे में अलग से है। कुछ लोग कहेंगे बहुत अच्छा बजट आया है, कुछ लोग कहेंगे खराब बजट आया है, कुछ लोग कहेंगे ना अच्छा है ना बुरा है। तो हर व्यक्ति जो है किसी उस बजट को अपने किसी विशेष दृष्टिकोण से जो है समझता है, सोचता है। तो इसका मतलब है जब हम अबोध की बात करते हैं तो उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा लोग अपने वातावरण में जो भी उनको इंफॉर्मेशन मिलती है उस इंफॉर्मेशन की वो सिलेक्शन करते हैं, चयन करते हैं, फिर उसको संगठित करते हैं, सोच उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसके बारे में अपनी जो है राय बनाते हैं। It refers to that process through which the people select, organize, and interpret the information which is available in the environment. तो इसको हम एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं कि जैसे एक व्यक्ति रोड पे जा रहा था, तो उसने देखा कि वहां पे तीन व्यक्ति जो है जो है पत्थर को तोड़ रहे थे। तो उसने एक व्यक्ति ने पूछा उस व्यक्ति ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तो एक मजदूर ने कहा कि मैं सत्संग भवन के निर्माण के अंदर जो है मदद कर रहा हूँ। दूसरे मजदूर ने कहा कि मैं 500 रुपया कमाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ ताकि मैं अपने बीवी बच्चों को पाल सकूं। और तीसरा जो मजदूर था वो गुस्से से उसने बोला कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैं पत्थरों को तोड़ रहा हूँ, अब मत पूछना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि तीन व्यक्ति एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन उनका अपने काम के प्रति जो दृष्टिकोण है, जो सोच है, उसके अंदर बहुत ज्यादा अंतर है। तो अबोध अब किसी वस्तु, घटना अथवा व्यक्ति का वास्तविक चित्र नहीं होता। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई हूबहू उसकी चीज़ हमें उसके बारे में बताए। तो यहाँ पे हर व्यक्ति जो है, कोई भी, चाहे वो वस्तु के बारे में है, चाहे घटना के बारे में है या किसी व्यक्ति का वर्णन कर रहा है, तो वो उसका अपना व्यक्तिगत नज़रिया होता है। वो अपना दृष्टिकोण देता है, अपना राय देता है, जो कि वास्तविकता से भिन्न हो सकती है। देखो, जो व्यक्ति को सुनाई देता है, जो वो सोचता है, ना कि जो कहा गया है। अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे किचन गार्डन के अंदर काफ़ी सारी मूलियाँ थी, तो मैं सोची थी इन मूलियों को कैसे क्या करूँ? तो उसी वक़्त मेरे हस्बैंड ने मेरे से कुछ माँगा, तो मैंने, क्योंकि मैं मूलियों के बारे में सोच रही थी, तो मैंने कहा कि मूलियाँ जो है मैंने काट के रख दी हैं, आप ले लो जाके। तो उन्होंने कहा मैं तो निविया क्रीम माँग रहा था। तो देखो, जो मुझे सुनाई दे रहा था, वो रेडिश के बारे में दे, क्योंकि मैं उसके बारे में सोची थी, इसीलिए मैंने उसका उत्तर भी वैसे ही दिया। जब हम अबोध की बात करते हैं, तो उस प्रक्रिया से होता है, जिसके द्वारा लोग अपने वातावरण में जो उनको उपलब्ध सूचना होती है, उस सूचना में से कुछ सूचना का वो चयन करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, संगठन करते हैं, फिर उसके बारे में राय बनाते हैं। देखो, हर एक व्यक्ति के वातावरण में बहुत सारी वस्तुएँ होती हैं, घटनाएँ होती हैं तथा लोग होते हैं, जिनको हम स्टिमुलाई कह सकते हैं, जो कि प्रेरक होते हैं। कोई भी व्यक्ति ना तो सभी वस्तुएँ, ना घटनाएँ, ना ही सभी लोगों की ओर आकर्षित होता है। हर एक व्यक्ति वातावरण के अंदर उपस्थित कुछ वस्तुएँ, घटनाएँ तथा लोगों की तरफ आकर्षित होता है। तो
जो वो जिन चीज़ों की ओर आकर्षित होता है, उनके बारे में वो सूचना इकट्ठी करता है, फिर उसको वो संगठित करता है, फिर उससे वो कोई अर्थ निकालता है। इसका मतलब है एक ही प्रेट जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बजट आया, लेकिन ह बजट के बारे में हर एक व्यक्ति की जो है अलग-अलग राय हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो वास्तविकता के साथ मेल खाए। अबोध एक सक्रिय मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। के द्वारा व्यक्ति अपने वातावरण को सार्थक बनाने के लिए अपने संवेदी अनुभूति का संगठन तथा विवेचन करते हैं। तो देखो जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं उससे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसके द्वारा हम उसको इकट्ठा करते हैं तथा उसके बारे में राय बनाते हैं। तो अबोध जो है एक सक्रिय मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। परसेप्शन इज एन एक्टिव साइकोलॉजिकल प्रोसेस by which individual organize and interpret their sensory impression in order to give meaning to their environment. अबोध को हम एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति अपने वातावरण को सार्थक बनाने के लिए संवेदी अनुभूतियां जो सेंसरी इम्प्रेशंस होते हैं जो ज्ञान इंद्रियां होती हैं उससे जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसका संगठन करते हैं तथा उसके बारे में राय बनाते हैं। अबोध की प्रकृति क्या है या हम उस कह सकते हैं उसकी विशेषताएं क्या है। तो परसेप्शन जो है एक मानसिक प्रक्रिया है, सक्रियता पैदा करने वाली प्रक्रिया है, व्यक्तिनिष्ठ प्रक्रिया है, विशेष व्याख्या है, संवेदना से ये मतलब डिटेल के अंदर है, प्रेरकों को सात्विक बनाना, अन्य घटकों से प्रभावित होती है, व्यवहार को नियंत्रण करना, बहुगामी उपयोग। तो इसको हम वन बाय वन करके जो है समझेंगे। तो सबसे पहले जो परसेप्शन है वो एक मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस है। मानसिक प्रक्रिया है, इसका मतलब है कि व्यक्ति देखो जब भी हम आस-पास देखते हैं उससे जो भी हमें सूचना मिलती है, सूचना से कुछ सूचना को हम उठाते हैं, उसको संगठित करते हैं तथा उसके बारे में सोचते हैं, विचारते हैं, उसके बारे में अपनी राय कायम करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति वातावरण के उपलब्ध सभी प्रेरकों की ओर आकर्षित नहीं होता। प्रेरकों का चयन करता है जो उसके साथ संबंधित होते हैं, फिर उन्हें संगठन करता है, फिर उसका अर्थ निकालता है। संगठन देखो यहाँ पे जब जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, उस इन्फॉर्मेशन से हम जो हमारे साथ रिलेट करती है उसको निकाल लेते हैं, उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, फिर उसके बारे में सोचते हैं, फिर उसके बाद हम उसकी व्याख्या करते हैं। तो अबोध जब चीज़ों को के बारे में हमने अपना दृष्टिकोण देना होता है, जैसे हम इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, फिर सोचते हैं, तो हर कदम पे हमें दिमाग लगाना पड़ता है। तो इस क्योंकि हम दिमाग के द्वारा सोचते हैं, अपना राय देते हैं, अपना दृष्टिकोण देते हैं, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये एक मानसिक प्रक्रिया है। दूसरा जो इसका विशेषताई है, सक्रियता पैदा करने वाली प्रक्रिया। अबोध प्रक्रिया से पूर्व संवेदना पैदा होती है। संवेदना का मतलब होता है कि वातावरण से प्राप्त सूचनाओं के प्रति शारीरिक ज्ञान इंद्रियाँ, जैसे हम देखते हैं, सुनते हैं, जैसे किसी चीज़ का टेस्ट लेते हैं या किसी चीज़ की हमें गंध आती है या किसी चीज़ को हम महसूस करते हैं। तो संवेदना के अंतर्गत व्यक्ति जो होता है निष्क्रिय रहता है। वो महसूस तो करता है लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। अब बोध प्रक्रिया के अंदर क्या होता है कि जो चीज़ें हम महसूस करते हैं, उसके बारे में हम सोचते हैं, हमारा दिमाग सक्रिय हो जाता है। तो ज्ञानेंद्रियों से जो संकेत हमें मिलते हैं, उसके ऊपर दिमाग सोचने लग जाता है, तो उन चीज़ों के प्रति, व्यक्ति के प्रति, घटना के प्रति हम अपना दृष्टिकोण देते हैं। व्यक्तिनिष्ठ प्रक्रिया, इसका मतलब है कि देखो यहाँ पे क्योंकि हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है और हर एक व्यक्ति की एक ही चीज़ के बारे में अलग-अलग राय होती है। तो व्यक्तिनिष्ठ का अर्थ है किसी बात की तथ्यों के स्थान पर व्यक्तिगत के आधार पर व्याख्या करना। देखो एक ही चीज़ होती है, अलग-अलग व्यक्ति अलग-अलग नज़रिए से देखते हैं। अब जैसे देखो, आप कहीं जाते हो, वहाँ पे आपको कोल्ड ड्रिंक सर्व करती है, तो एक कहता है कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं खाने के साथ भी खाता हूँ। दूसरा व्यक्ति कहता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तीसरा व्यक्ति कहता है कि आई हेट कोल्ड ड्रिंक्स। तो कोल्ड ड्रिंक के बारे में देखो तीनों ही लोगों की क्या है, अलग-अलग राय है। विशेष व्याख्या यूनिक इंटरप्रिटेशन, देखो विशेष व्याख्या का मतलब होता है कि जब किसी वास्तविक स्थिति को हम देखते हैं तो जब कोई व्यक्ति उसको बताता है तो उसका हूबहू चित्रण नहीं करता।
वास्तविक स्थिति को वो एक अपने दृष्टिकोण से उसकी व्याख्या करता है। उसका फोटोकॉपी प्रस्तुतिकरण नहीं करता कि वो उस चीज़ को देखता है, फिर उसके बारे में राय बनाता है, फिर अपना दृष्टिकोण देता है। तो यहाँ पे किसी वस्तु, घटना तथा व्यक्ति का हम अपने तरीके से उसका वर्णन करते हैं। हर एक व्यक्ति संसार की जो वास्तविक संसार है, उसकी अपने दृष्टिकोण से देखते हुए अलग-अलग व्याख्या करता है। अब जैसे मैंने शुरू के अंदर ही आपको एक एग्ज़ाम्पल दी थी कि 3 व्यक्ति जो हैं, वो पत्थर ढो रहे हैं। तो एक कहता है कि मैं सत्संग का निर्माण के अंदर सहायता कर रहा हूँ, दूसरा कह रहा है कि मैं पैसे कमाना चाहता हूँ ताकि अपने परिवार को पाल सकूँ। तीसरा कहता है कि तुझे दिखाई नहीं देता कि मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वास्तविक संसार है, उसकी हर एक व्यक्ति की जो अलग-अलग जो है दृष्टिकोण होता है, अलग-अलग वो अपने तरीके से उसकी व्याख्या करता है। तो जब हम बात करते हैं अबोध, तो ये संवेदना से अलग होता है। अबोध जो है बहुत ही विस्तृत है, संवेदना जो है उसका छोटा पार्ट है। तो देखो संवेदना में अंतर होता है, यहाँ पे हर एक व्यक्ति की 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। तो संवेदना जो है ज्ञान इंद्रियों का एक रिस्पॉन्स होता है, जैसे हम किसी चीज़ को टेस्ट करते हैं, तो वो क्या हमें अच्छा लगता है, बुरा लगता है या देखते हैं या सुनते हैं। तो अबोध जो है संवेदना से विस्तृत है। ये संवेदना तथा जैसे पहले हम संवेदना ज्ञान इंद्रियों से हमें चीज़ें महसूस होती है, फिर उसके बारे में हम सोचते हैं, फिर उसके बारे में हम अपनी राय बनाते हैं। तो ये संवेदना तथा बौद्धिमात्मिक प्रक्रिया का मिश्रण होती है। संवेदना केवल ज्ञान इंद्रियों के द्वारा संचालित होती है। संवेदना शुरुआती बिंदु होती है, ये हमें चीज़ों को महसूस कराती है। उसके बाद जो है एक सक्रिय प्रक्रिया शुरू हो जाती है। व्यक्ति का मस्तिष्क उत्तेजित हो जाता है। हम उन चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं, उनके बारे में अपना राय देने लग जाते हैं। प्रेरकों को सार्थक बनाना, प्रोवाइड मीनिंग टू द स्टिमुलस। संवेदना से व्यक्ति को प्रेरक की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे पहले व्यक्ति जो है उसको जैसे किसी चीज़ की गंध आ रही है या किसी चीज़ को टेस्ट करता है या किसी चीज़ को स्पर्श करता है, तो पहले वो महसूस करता है। तो उस जानकारी के आधार पर अबोध के अंतर्गत उसका अर्थ निकालने की चेष्टा की जाती है। अबोध जो है बहुत सारे घटकों से प्रभावित होता है। आंतरिक घटक होते हैं, बाह्य घटक होते हैं। देखो यहाँ पे जो आंतरिक घटक है, जो व्यक्ति है, जिसको हम अबौद्धिक कह सकते हैं, जो पर्सीव कर रहा है, तो इसमें उसकी ज़रूरतें क्या हैं, उसका अनुभव क्या है, उसका ज्ञान क्या है, ये उसके जो सोचने का नज़रिया है, उसको प्रभावित करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जो बाहरी घटक होते हैं, जो बाहरी वातावरण से संबंधित होते हैं। इसके अंदर तीव्रता हो गई, आकार हो गया, पुनरावृत्ति हो गया, गति आदि को शामिल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे सोचते हैं, जो चीज़ों को हम जो चयन करते हैं, उसको प्रभावित करती है। तो उसी तरह देखो अब जो है कि जो प्रबंधक है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो संगठन के अंदर लोगों का बिहेवियर जो है दिख रहा है उसका मुख्य काम होता है कि लोगों की जो परसेप्शन है उसको समझना कि उसके पीछे क्या लॉजिक है ताकि वो व्यवहार को नियंत्रण कर सके। लोग वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा उन्हें अबोध होता है। प्रबंध को अगर ये जानकारी प्राप्त हो जाए कि लोग कैसे राय बनाते हैं, कैसे उनकी परसेप्शन होती है, तो वो पूर्व अनुमान लगा सकता है कि इस स्थिति के अंदर ये इनका दृष्टिकोण ऐसा होगा। तो किस तरह से हम इसके व्यवहार के ऊपर जो है नियंत्रण कर सकते हैं। बहुगामी उपयोग। देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हम परसेप्शन स्टडी करते हैं जब हमें अबोध अवधारणा की जानकारी प्राप्त होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम करते हैं उनके व्यवहार को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। अब देखो संगठनात्मक व्यवहार के अलग अलग क्षेत्रों जैसे कर्मचारियों का चयन करना क्योंकि अलग-अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उनकी अलग-अलग रिक्वायरमेंट होती है, उनको अलग-अलग प्रशिक्षण देना है, उनको पुरस्कार देना है और उसी तरह क्या होता है कि जब हम उनके साथ जो है नेगोशिएट करते हैं, तो उसके अंदर अगर हम उनकी परसेप्शन को समझ पाएँ, तो इसके बहुत अच्छे परिणाम हो सकते हैं।